जिसे किसी नई चमकती हुई गाड़ी को देखकर लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है। मतलब बाहर से डिजाइन शानदार, स्पीड एकदम जबरदस्त। बिल्कुल, बाहर से तो हर चीज आकर्षक ही लगती है। राइट। लेकिन एक प्रोफेशनल मैकेनिक कभी सिर्फ बाहर की चमक पर भरोसा नहीं करता। वो हमेशा गाड़ी का हुड खोलता है, इंजन देखता है और इंटरनल वायरिंग भी चेक करता है। एकदम सही बात है। और जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वहां भी यही नियम लागू होता है। हाँ, खास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे तेजी से बढ़ते सेक्टर में, जहां ग्रोथ की कहानियां बहुत लुभावनी लगती हैं, पर असल सच हमेशा नंबर्स की गहराई में छिपा होता है। और वही नंबर्स आज हम डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मकसद यही है, उस गाड़ी का हुड खोलना। हम एक जोखिम से बचने वाले यानी रिस्क एवर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नजरिए से सनगार्ना एनर्जीज लिमिटेड के मार्च 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और ग्रोथ मैट्रिक्स का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो 2015 में एक छोटे स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई और आज ये सोलर ईपीसी, ईवी प्रोडक्ट्स और लिथियम बैटरीज के बेहद कंपेटिटिव मार्केट में अपनी एक मजबूत जगह बना रही है। देखिए, इस सफर की सबसे बड़ी कड़ी ना उस ट्रांजिशन को समझना है जो एक हैवी कैपिटल इंटेंसिव स्टेज से स्केलेबल ऑपरेशंस के बीच होता है। मतलब जब पैसा बहुत ज्यादा लगता है और आमदनी कम होती है। बिल्कुल। 2015 में जब सनगार्डनर एनर्जीज की शुरुआत हुई थी, तो उनका मॉडल पूरी तरह से नकद पैसा जलाने वाला था। सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, फैक्ट्री सेटअप हो या रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। ये सब तो बहुत महंगे काम है। हाँ, ये ऐसे काम है जहाँ शुरुआती दौर में आमदनी कम होती है और खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इनके अंदर एक बड़ा ऑपरेशनल शिफ्ट हुआ है। अच्छा, वो कैसे? मतलब हम आज सिर्फ उनके रेवेन्यूज नहीं देख रहे हैं, हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि उन्होंने अपने ऑपरेशंस को इस तरह से कैसे बदला है कि अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और जो ब्रांड वैल्यू है वो उन्हें एक लंबा फायदा दे सके। राइट। तो नए फाइनेंशियल रिजल्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी को समझने से पहले किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कंपनी पैसे कमाती कैसे हैं। बिल्कुल, उनका कोर बिजनेस मॉडल समझना सबसे अहम है। हाँ, तो अगर हम इस बिजनेस मॉडल को सिंपल भाषा में तोड़कर देखें तो सनगार्नर एनर्जीज मुख्य रूप से यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्लांट्स और रूफटॉप्स के लिए टर्न की सोलर ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम। एकदम सही। और इसके अलावा ये यूपीएस, इन्वर्टर्स और ईवी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जिन्हें ये अपने सेल्ट्रिक ब्रांड के अंदर मार्केट करती है। सेल्ट्रिक इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांड है। इनका पूरा स्ट्रक्चर देखकर मुझे ना एक स्मार्ट पावर ग्रिड की याद आती है। मतलब मेन कंपनी एक सेंट्रल पावर सोर्स है और इनकी जो नई सब्सिडरीज हैं जैसे सेल्ट्रिक इलेक्ट्रिक इंडिया और सनगार्नर ग्रीन एसेट, हाँ, और एसजी रजवास सोलर और एसजी एसपीवी 1 और 2, ये सब अलग अलग नोड्स की तरह काम कर रही हैं। बिल्कुल, एक नोड की तरह जो उन्हें नए मार्केट्स तक पहुंचाती हैं। राइट। जैसे ईवी चार्जिंग या नए सोलर इंस्टॉलेशंस। पर क्या सेल्ट्रिक ब्रांडिंग इन सब वर्टिकल्स को एक साथ जोड़कर लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्टेबिलिटी लाने में सच में मदद कर रही है? देखिए, उस स्मार्ट पावर ग्रिड के जो नोड्स हैं ना, वो असल में एक लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव मोट या कह लें एक सुरक्षा कवच बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? जब कंपनी एसजी रजवास सोलर जैसी सब्सिडरी बनाती है तो वो अपने कोर क्लीन एनर्जी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर रही होती है। राइट, मतलब एक ही जगह पर निर्भर नहीं रहना। बिल्कुल। इस सेक्टर में हमेशा एक रिस्क होता है। अगर कल को रेजिडेंशियल सोलर मार्केट में डिमांड गिर जाए तो क्या होगा? हाँ, तब तो कंपनी मुश्किल में आ जाएगी। वहीं पर ये सब्सिडरीज काम आती हैं। अगर सोलर में डिमांड कम है तो ईवी प्रोडक्ट्स या यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स उस कमी को पूरा कर देते हैं। मतलब सेल्ट्रिक ब्रांड इन सबको एक पहचान देता है जिससे मार्केट पोजीशनिंग मजबूत होती है। हाँ, लेकिन एक बात और है, जब कंपनी एक साथ इतने सारे वर्टिकल्स में एक्सपेंशन करती है ना, तो सेक्टर स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन रिस्क भी उसी तेजी से बढ़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि हर नए सब्सिडरी का मतलब है नए रेगुलेटरी अप्रूवल। बिल्कुल, और नया सप्लाई चेन मैनेजमेंट और नए कंपेटिटर्स का सामना करना। ये तो है, पर सेल्ट्रिक ब्रांडिंग इन सब वर्टिकल्स को एक अम्ब्रेला के नीचे तो ले आई है। पर क्या ये एक्सपेंशन एक्चुअल नंबर्स में ट्रांसलेट हो रहा है? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है इस एनालिसिस का। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 के प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ मैट्रिक्स पर नजर डालें तो फिगर सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, सेल्स के नंबर्स तो काफी शानदार रहे हैं। शानदार? अरे ये तो डबल हो गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में इनकी टोटल सेल्स
74.23 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले साल यानी FY25 में सिर्फ 33.37 करोड़ थी। एक ही साल में सेल्स का लगभग डबल हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, खासतौर पे इस कॉम्पिटिटिव माहौल में। बिल्कुल नहीं। और नेट प्रॉफिट भी 1.66 करोड़ से बढ़कर 3.83 करोड़ हो गया है। सेल्स और प्रॉफिट का डबल होना इम्प्रेसिव जरूर है, पर किसी भी इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ पोर्टफोलियो के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होता है इनका ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, इस साल उनका ROCE 23.45% पर है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा। बिल्कुल, समझाइए इसे। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जहां मार्जिन्स पर हमेशा दबाव रहता है और पूंजी की लागत मतलब कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। हाँ, शुरुआती खर्चा बहुत बड़ा होता है। राइट। तो ऐसे माहौल में 23.4% ROCE जनरेट करने का सीधा सा मतलब है कि मैनेजमेंट अपने अवेलेबल कैपिटल का इस्तेमाल बहुत ही एफिशिएंटली कर रहा है। और अगर हम इस 23.4% ROCE की तुलना रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के दूसरे बड़े प्लेयर से करें, जैसे वारी एनर्जीज या प्रीमी एनर्जीज, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। हाँ, उनका वैल्यूएशन तो बहुत ही अलग लेवल पर है। बिल्कुल। उन बड़ी कंपनीज के जो PE मल्टीपल्स हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो आसमान छू रहे हैं। इंडस्ट्री का मीडियन PE तो लगभग 31.13 के आसपास चल रहा है। राइट। जबकि सनगार्नर एनर्जीज का PE मल्टीपल अभी सिर्फ 11.26 है। ये वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा गैप है। और यही गैप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी को दर्शाता है जो बड़ी कंपनीज के मुकाबले काफी सस्ती वैल्यूएशन पर मिल रही है। और कैपिटल पर रिटर्न भी लगभग उन्हीं के बराबर या शायद उससे बेहतर दे रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक कैच है जिसे हर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे उस कैच पर आने से पहले मैं इस ग्रोथ स्टोरी पर थोड़ा पुश बैक देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्या पॉइंट है आपका? देखिए, सेल्स डबल हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया, PE सस्ता है, ये सब पेपर पर बहुत खूबसूरत लगता है, पर जब हम इनके OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग लगती है। मार्जिन्स का मुद्दा तो हमेशा से इस सेक्टर में रहा है। राइट। पिछले साल OPM 11.3% था और इस साल ये 11.01% पर है। हाफ ईयरली बेस पर देखें तो लगभग 11.4% पर रुका हुआ है। हाँ, मार्जिन एक्सपैंड नहीं हुआ है। वही तो, अगर कंपनी डबल वॉल्यूम बेच रही है तो उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलना चाहिए था ना, मतलब मार्जिन्स बढ़ने चाहिए थे। थ्योरी में तो ऐसा ही होना चाहिए। पर एक हाईली कॉम्पिटिटिव रिन्यूएबल सेक्टर में जहां लोकल और इंटरनेशनल दोनों प्लेयर्स कीमतों को लेकर भारी दबाव बना रहे हैं, क्या ये 11.4% का मार्जिन आगे चलकर सस्टेन कर पाएगा? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, मार्जिन्स का स्थिर रहना या एक्सपैंड ना होना ये एक डायरेक्ट नतीजा है उस भयंकर प्राइसिंग वॉर का जो इस वक्त क्लीन एनर्जी मार्केट में चल रही है। मतलब जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपटीशन है उसकी वजह से। बिल्कुल। सोलर पैनल्स और लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उनकी कीमतें हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। हाँ, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो उसका असर सीधा इनपुट कॉस्ट पे पड़ता है। एग्जैक्टली। ग्लोबल सप्लाई चेन में एक छोटा सा झटका भी इनपुट कॉस्ट बढ़ा देता है। अब क्योंकि सनगार्ना मार्केट शेयर कैप्चर करने के फेज में है, वो अग्रेसिव प्राइसिंग का सहारा ले रहे हैं। मतलब वो अपना मार्जिन कम रख रहे हैं ताकि कस्टमर ना टूटे। हाँ, वो अपने प्रोडक्ट को महंगा करके कस्टमर्स नहीं खोना चाहते, इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन फिलहाल नहीं हो रहा है। पर इस रिस्क को जो चीज़ बैलेंस करती है वो वही 23.4% का ROCE है और उनका स्ट्रॉन्ग एसेट टर्नओवर है। एसेट टर्नओवर यानी वो अपनी कमाई हुई पूंजी को कितने जल्दी वापस बिजनेस में घुमाते हैं, राइट? बिल्कुल। मार्जिन भले 11.4% पर स्थिर हो, पर अगर वो अपनी फैक्ट्री और कैपिटल का इस्तेमाल साल में कई बार प्रोडक्ट बनाकर बेचने में कर पा रहे हैं तो वो कम मार्जिन पर भी ज्यादा वॉल्यूम निकालकर मुनाफा कमा लेंगे। एकदम सही। एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में जहां टेक्नोलॉजी जल्दी पुरानी हो सकती है, वहां जल्दी माल बेचना ज्यादा जरूरी है, बनिस्बत इसके कि हर यूनिट पर ज्यादा मार्जिन कमाया जाए। वॉल्यूम और एसेट टर्नओवर का ये गेम तो अच्छे से समझ आ गया। लेकिन वॉल स्ट्रीट पर एक मशहूर बात कही जाती है, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज रियलिटी। बिल्कुल, कैश फ्लो ही असली सच्चाई बताता है। राइट। प्रॉफिटेबिलिटी तो पेपर पर बहुत शानदार दिख रही है, पर क्या वो प्रॉफिट सच में नकद बनकर कंपनी के बैंक अकाउंट में आ रहा है? ये सबसे अहम सवाल है। और यहीं
हम आज की इस चर्चा के सबसे बड़े मुद्दे पर पहुंचते हैं, द इंजन रूम, यानी सनराइजर की वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी की कहानी। किसी भी फास्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, खास तौर पर क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर में, जहां वहां अपफ्रंट कॉस्ट्स इतनी ज्यादा होती हैं, वहां वर्किंग कैपिटल ही बिजनेस की जिंदगी और मौत तय करती है। बिल्कुल। पैसे कितने फंस रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं और कितनी जल्दी वापस घूमकर बैंक में आ रहे हैं, यही असल ऑपरेशनल मैच्योरिटी का सबूत होता है। हाँ, और अगर हम उनके पिछले साल के मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर्स देखें तो वहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। हाँ, उनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव में था। बिल्कुल, नेगेटिव 5.14 करोड़ था, यानी बिजनेस चलाने से पैसा आ नहीं रहा था बल्कि उल्टा और लग रहा था, जो कि एक ग्रोइंग कंपनी के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। राइट। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड दिखा है। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो अब पॉजिटिव 3.34 करोड़ हो गया। और ये बदलाव अचानक से नहीं हुआ है। हाँ, तो ये जादू हुआ कैसे? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन उनके इन्वेंट्री और डेटर डेज में आया जबरदस्त सुधार है। बिल्कुल, इन मैट्रिक्स के पीछे के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। पिछले साल तक इनके इन्वेंट्री डेज 216 दिन थे। 216 दिन मतलब 7 महीने से भी ज्यादा। हाँ, इसका सीधा मतलब ये था कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे एक सेल्ट्रिक इन्वर्टर या सोलर पैनल बनाकर गोदाम से निकालने तक में कंपनी को औसतन 216 दिन लग रहे थे। इतने लंबे वक्त तक तो आपका पैसा सिर्फ गोदाम में धूल खा रहा है। बिल्कुल, पर अब ये फिगर घटकर सीधा 110 दिन पर आ गया है। वाओ, यानी उन्होंने फैक्ट्री फ्लोर पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फास्ट किया है और सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन किया है। हाँ, और उससे भी बड़ा सुधार उनके डेटर डेज में आया है, जो 209 दिन से गिरकर सिर्फ 47.6 दिन पर आ गया है। एक इन्वेस्टर के नजरिए से मतलब डेटर डेज में इतनी बड़ी गिरावट का क्या इम्पैक्ट है? पिछले साल तक इनका पैसा कस्टमर्स के पास 209 दिन तक फंसा रहता था। इसका सबसे बड़ा कारण है बार्गेनिंग पावर का बढ़ना। शुरुआती दौर में जब मार्केट में आपका ब्रांड नया होता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल बेचने के लिए कंपनी को उधार देना पड़ता है। हाँ, मतलब आप माल ले जाइए, बिकने के बाद पैसे दे देना। बिल्कुल वही अप्रोच। लेकिन जब सेल्ट्रिक ब्रांड की मार्केट में डिमांड बढ़ी तो कंपनी की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ गई। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर से एडवांस पेमेंट या 45 दिन के स्ट्रिक्ट क्रेडिट टर्म्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनके माल की जरूरत है। एग्जैक्टली। ये बदलाव दिखाता है कि उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में पुल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ना कि कंपनी उन्हें जबरदस्ती पुश कर रही है। तो इन दोनों सुधारों का नेट रिजल्ट ये निकला कि उनका पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल जो 128 दिन का था, वो अब आधा होकर लगभग 64.1 दिन हो गया है, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव अचीवमेंट है। बिल्कुल। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे पहले इनका पैसा 128 दिन तक किसी भारी हाईवे ट्रैफिक जैम में फंसा रहता था, कभी फैक्ट्री के गोदाम में इन्वेंट्री बनकर तो कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के खाते में उधार बनकर। हाँ, और अब वो पैसा 64 दिन के नए एक्सप्रेसवे पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है। एकदम सही। पर एक छोटी कंपनी के लिए अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को, मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल को इस तरह से कम करना उनकी लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, एक रिस्क एवर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। जब कैश साइकिल छोटी होती है ना, तो लिक्विडिटी बढ़ती है। मतलब उनके हाथ में कैश ज्यादा रहता है। बिल्कुल। अगर सन गार्डनर को कोई नया ईवी चार्जिंग स्टेशन का प्रोजेक्ट मिलता है या उन्हें अपनी लिथियम बैटरी लाइन बढ़ानी है, तो उन्हें हर बार मार्केट से नया लोन उठाने या शेयर इशू करके कैपिटल डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, वो अपने ही प्रॉफिट से एक्सपेंशन फंड कर सकते हैं। हाँ, उनका अपना इंटरनल बिजनेस ही इतनी तेजी से कैश जनरेट कर रहा है कि वो अपना एक्सपेंशन खुद मैनेज कर सकते हैं। ये फ्यूचर एग्जीक्यूशन रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि उनके पास ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी नकद हमेशा मौजूद रहने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशनल स्केलिंग के मामले में वर्किंग कैपिटल का ये सुधार सच में काबिले तारीफ है। इसलिए तो डैशबोर्ड पर इनका ओवरऑल स्कोर 8.8 आउट ऑफ 10 दिख रहा है। हाँ, नंबर्स काफी स्ट्रांग है। लेकिन कोई भी समझदार इन्वेस्टर सिर्फ अच्छी बातें सुनकर तो फैसला नहीं लेता ना। बिल्कुल नहीं, रिस्क एनालिसिस बहुत जरूरी है। राइट। अगर हम इस सफर में आगे बढ़ें तो हमें उन रेड फ्लैग्स पर भी उतनी ही गहराई से बात करनी होगी। पर उससे पहले एक ऐसे ट्रस्ट फैक्टर की बात करते हैं जो इस एक्सपेंशन स्टोरी को एक सॉलिड बेस देता है। आप ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक छोटी मार्केट कैप वाली एसएमई कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त सबसे बड़ा डर हमेशा अकाउंट्स
और नंबर्स की क्रेडिबिलिटी को लेकर होता है। ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है। एसएमई कंपनीज में गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा इश्यू होती है। इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कपीश जैन एंड एसोसिएट्स द्वारा दिया गया अनमॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन यहाँ बहुत मायने रखता है। ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन आखिर क्या है, और एक नए क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर के लिए ये इतना क्रूशियल क्यों है? देखिए, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का सीधा मतलब है कि ऑडिटर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरी तरह से चेक किया है और उन्हें कहीं कोई गड़बड़ी, छिपाया गया लॉस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन नहीं मिला है। मतलब खातों में कोई हेराफेरी नहीं है। बिल्कुल। नए और छोटे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जहां कॉम्प्लेक्स सब्सिडीज और रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन होती है, वहां अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना आसान हो सकता है। हाँ, नंबर्स घुमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट इन्वेस्टर्स को ये विश्वास दिलाती है कि जो 3.83 करोड़ का प्रॉफिट पेपर पे दिख रहा है, वो असल में वहां बैंक में भी है। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट बिल्ड करने की पहली सीढ़ी है। चलिए, ट्रस्ट तो बिल्ड हो गया, पर बिजनेस के रिस्क तो अपने जगह है ना। डैशबोर्ड में साफ तौर पर कुछ बड़े ऑपरेशनल रेड फ्लैग्स पॉइंट आउट किए गए हैं। हाँ, रिस्क तो हर बिजनेस में होते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल 64 दिन पर आ जरूर गया है, पर इनहेरेंटली ये बिजनेस अभी भी हैवीली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ही रहेगा। और दूसरा और शायद सबसे बड़ा खतरा है कैश फ्लो वॉलेटिलिटी। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि सोलर पैनल्स और लिथियम आयन बैटरीज दोनों ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सप्लाई चेन पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स और इंपोर्ट्स पर निर्भर है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर रॉ मटेरियल्स जैसे लिथियम या सोलर सेल्स की कीमतें अचानक बढ़ जाएं, या ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी जियोपॉलिटिकल मुद्दे की वजह से डिले आ जाए, बिल्कुल, तो इनका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन स्केड्यूल बिगड़ सकता है और ऐसे डिले सीधा कैश फ्लो को हिट करते हैं। मतलब पैसा फंस जाएगा। हाँ, एक प्रोजेक्ट जो 6 महीने में खत्म होना था, अगर उसमें 9 महीने लग गए तो मार्जिन अपने आप इरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल रिस्क भी तो है, पॉलिसी डिपेंडेंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस। राइट। ये पूरा सेक्टर गवर्नमेंट सब्सिडीज, इंपोर्ट ड्यूटीज और पीएलआई स्कीम्स पर काफी हद तक टिका हुआ है। ये तो है। अगर सरकार की पॉलिसी में कोई भी बदलाव आता है, जैसे नए एनवायरमेंटल रेगुलेशंस या इंपोर्ट टैक्स में बढ़ोतरी, तो उनका वो 11.4% का जो मार्जिन है, वो एक पल में दबाव में आ सकता है। इसे हम सेक्टर एग्जीक्यूशन रिस्क कहते हैं। सनगानर अपनी नई सब्सिडरीज बनाकर मार्केट एक्सपैंड तो कर रहा है, पर ये सभी वर्टिकल्स किसी न किसी फॉर्म में पॉलिसी ड्रिवन है। हाँ, सरकार पर बहुत निर्भरता है। बिल्कुल। अगर एक कॉशियस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन सब फैक्ट्स को एक जगह रखकर देखे तो एक क्लियर कंट्रास्ट दिखाई देता है। एक तरफ कंपनी के बहुत अग्रेसिव एक्सपेंशन गोल्स हैं, जैसे ईवी में घुसना, यूटिलिटी स्केल सोलर करना, नए एसपीवी बनाना। हाँ, और दूसरी तरफ इन सबको चलाने के लिए जिस कंटिन्यूअस ऑपरेशनल कैश फ्लो की जरूरत है, वो हमेशा एक प्रेशर टेस्ट से गुजरता रहेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम एक रिस्क अवर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोर्टफोलियो के नजरिए से इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो कोर वैल्यू प्रोपोजिशन कुछ ऐसी दिखती है। हाँ, समराइज करते हैं इसे। सनगार्डनर एनर्जीज एक ऐसी कंपनी है जो क्लीन एनर्जी के मैक्रो ट्रेंड्स का फायदा उठा रही है। उनका जो ट्रांजिशन है एक हेवी कैपिटल स्टार्टअप से एक स्केलेबल बिजनेस में, वो सफलतापूर्वक हो रहा है। बिल्कुल। उनका सेल्ट्रिक ब्रांड उन्हें रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन और एक कंपेटिटिव मोड दे रहा है। एक क्लीन अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट उनकी क्रेडिबिलिटी को साबित करती है। और जो सबसे अहम चीज है, हाँ, उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो 128 दिन से कटकर 64 दिन हो गया है। एग्जैक्टली। ये जो ऑपरेशनल लिक्विडिटी है ना, ये उनको अपने पीयर्स के मुकाबले एक अलग लेवल पे खड़ा करती है। बिल्कुल। खासकर उनके 23.4% के शानदार आरओसीई के साथ। ये समराइज करता है कि क्यों एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस कंपनी की तरफ आकर्षित होगा। ऑपरेशनल डिसिप्लिन वापस आ गया है, जिसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव होते कैश फ्लो में साफ देख सकते हैं। पर इन सब चमकते नंबर्स और एफिशिएंसीज के बीच एक ऐसा बड़ा सवाल है जो बैलेंस शीट के पीछे छिपा है, जिस पर हर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। अच्छा, वो क्या है? देखिए, कंपनी जिस तेजी से नई सब्सिडियरीज खड़ी कर रही है, सेल्ट्रिक इलेक्ट्रिक, सनगार्नर ग्रीन एसेट, एसजी रजवाज और नए एसपीवीज, उससे उन्हें नए मार्केट जरूर मिल रहे हैं। हाँ, रीच तो बढ़ी रही है। लेकिन जरा एक कदम पीछे हटकर इस पिक्चर को देखिए। सनगार्नर एनर्जीज का मार्केट कैप फिलहाल सिर्फ लगभग 43 करोड़ रुपए है। बहुत छोटी कंपनी है। राइट।
एक ऐसी छोटी कंपनी जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज और एक छोटी कोर टीम है, क्या उसके लिए एक ही समय पर इतने अलग अलग कॉम्प्लेक्स और पॉलिसी हेवी वर्टिकल्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैनेजमेंट बैंडविड्थ का इशू। बिल्कुल। क्या एक साथ यूटिलिटी, सोलर, ईवी प्रोडक्ट्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्टोरेज में हाथ डालना उनका सबसे बड़ा हिडन मैनेजमेंट बैंडविड्थ रिस्क नहीं बन जाएगा? हाँ, फोकस लूज होने का डर तो रहता ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी ये अग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी और सब्सिडियरी बिल्डिंग खुद ही उनकी नई आय ऑपरेशनल एफिशिएंसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए? ये सोचने वाली बात है और एक सीरियस इन्वेस्टर को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। नंबर्स बहुत कुछ कहते हैं, पर कभी-कभी जो नंबर्स में नहीं दिखता वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।